रूलिंग आइन के मुताबिक नहीं है, आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप नहीं रिन्यू कर सकते इनको। इस हाउस का मजाक ना बनाएं। आज पाकिस्तान का मुआशी जो है सरेंडर हो रहा है। डिफेंस मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि मेरा मुंह बंद करिए। नहीं। ये मुझे डायरेक्ट हुक्म करके मैं वैसे बैठ जाता हूँ। आज भी उन वादों की गूंज जो है बीच चौक में बाकी है। इस हाउस में उन वादों की बीच चौक। जो एक्सपायर्ड सियासतदान है, इनकी तकरीरें सुनना हम पे लाजिम है, ये नहीं है। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ANP, हमें हाउस को एक करारदाद पास करनी चाहिए कि इन 3 जमातों को जो दफनाया गया है 40 दिन का सोग इनके लिए जरूर ऐलान किया जाए। शर्म की इंतहा होती है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में लीडर खड़ा होके पाकिस्तान के सरेंडर की बात कर रहा है। शर्म होती है, कोई हया होती है। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है। इनको शर्म नहीं आती। मुल्क से भाग के लंदन में छुपे हुए थे, वो भागे भागे वापस आए, अपना रेज्यूमे उन्होंने अपडेट किया, जॉब एप्लीकेशन उन्होंने अपडेट की, और इधर आके उन्होंने लहराना शुरू कर दिया, मैं बचाऊंगा। वो किधर है? जी नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हरफ राज का आगाज़ आपने देखा जो कौमी असम्बली में हंगामा खेज दिन था और ज़िमनी मालियाती बिल जो है हुकूमत ने पेश किया, जिसको ज़िमनी बजट कहा जा रहा है, और तकारीर सुनी, ख्वाजा आसिफ साहब का भी बयान आपने सुना और असद उमर साहब का जवाबी बयान सुना कि मुल्की मामलात और ख़ास तौर पर माशी हालत किस तरीके से बिगड़ती चली जा रही है, और हमारी सीरियसनेस का जो आलम है वो सबके सामने है कि हमारे जो चैलेंज हैं उनको निपटने के लिए क्या तैयारी है। ये है आज का हमारा मौजू। और साथ ही एक इंटरनेशनल मौजू बड़ा अहम है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो है वो यूक्रेन के मसले पर क्या नई खिचड़ी पकाने वाले हैं और होने क्या जा रहा है खित्ते के अंदर, इस पर करेंगे बात। लेकिन पहला जो मौजू है हमारा है मिनी बजट, और ये सब 2 दिन से हम इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं कि सीरियसनेस का जो एक आलम होना चाहिए कि सर जोड़ के बैठें, एक दूसरे को सपोर्ट दें कि इन हालत से हमने निकलना कैसे है सूरत हाल से। लेकिन जो इल्ज़ाम तराशी वही लंदन में वो बैठा, इधर ये हो गया, वो ये हो गया, सरेंडर कर रहे हो, तुम ये कर। मुझे ये समझ नहीं आती, ये 400 लोग जो हैं क्या इनके पाकिस्तान में घर नहीं है? सबके क्या इनके पाकिस्तान में कारोबार नहीं है? इनकी पाकिस्तान में जायदादें नहीं हैं? कोई एक सीरियस प्रपोजल, चलो मान लिया एक आदमी ने नारे लगाया कि मैं ठीक करूँगा, उससे गन साफ नहीं हुआ, किसने करना है? हमने करना है ना। आपको लोगों ने वोट दे के भेजा है, चलो आपको MNA बनाया है, लेकिन आपको नहीं हुकूमत मिली, लेकिन गंद तो मौजूद है ना। और गंद से कल एक जगह पे यही ख्वाजा आसिफ साहब इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारे खाते में ना डालें, ये तो उन्होंने वादा किया था। मैंने कहा किसके खाते में डालेगा? आसमान से लोग हुकूमत करके आते रहे हैं। ठीक है, 30-35 साल जर्नलों को भी लाओ सामने, 37 साल वो हुकूमत करते रहे हैं, 37 साल आप भी हुकूमत करते रहे हो ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जर्नलों की हुकूमत के अंदर एक बात यह है कि फाइनेंशियल सोल्यूशन पाकिस्तान की हर चीज़ ख़राब हो गई होगी, आप सियासत ख़राब हो गई होगी, लोगों को आवाज़ नहीं मिली होगी, ये हो गया होगा, इंजीनियरिंग हुई होगी, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन किसी जर्नल के ज़माने में ख़राब नहीं रही। खा वो अयूब खान था, इवन खा वो जाजा खान था, खा वो मुशर्रफ था, या मुशर्रफ से हमसे ज़्यादा कौन दुश्मन होगा? हमने सारी ज़िंदगी उसके खिलाफ लिखा है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन उन लोगों ने ख़राब नहीं होने दी। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आप इस क्राइसिस पे आ गए। ये जो अभी डेस्मंड टूटू फौत हुआ है, ये इसको नोबेल प्राइज़ मिला था साउथ अफ्रीका, ये था ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन का जो है। इसने एक कमाल की बात की थी, उसने कहा नहीं, हम किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते, लेकिन हम जुर्म को ऑन रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अच्छा, हम बता दें ताकि कल को हम जब भी बात करें तो हम कहें कि हमारी खराबियों की फलां वजूहात थी। और दूसरी बात यह है कि हम उन लोगों के ये रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं कि वो इस बात को मान लें कि वाकई हमने गलतियां। पाकिस्तान में 2008 में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ आए थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन कायम होना चाहिए। यहाँ शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करवाई थी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, उसने पहला फिक्रा बोला था ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन, उसको भी अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है, लेकिन कहाँ कायम हुआ? नहीं हुआ। ना इस मुल्क में कोई माफ़ी मांगना चाहता है, ना इस मुल्क में कोई कंस्ट्रक्टिव बात करना चाहता है। ये मुल्क इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, ये हुकूमत करने के लिए एक बाड़ा मिला हुआ है। आओ हुकूमत करो और चले जाओ, और उसके बाद फिर आके लोगों को बेवकूफ़ बनाओ।
کوئی آپ دیکھیں کبھی جس باتیں کرتے ہیں جمہوریت جہاں آنی چاہیے یہ جمہوریت کو فیئر ٹرائل نہیں ملا فیئر ٹرائل، آج 13واں سال تو ہو گیا نا، اس 13واں سال میں آپ نے اتنا بھی لرن نہیں کیا کہ کم سے کم ایک فائنینشیل اس کی بل کے اوپر آپ سیریسلی کہتے ہیں یہ ہماری پرپوزل ہے. آپ کو پتہ ہے کٹ موشنز ہوتے ہیں، جس وقت آپ وہ بناتے ہیں تو آپ کٹ موشنز بیچ کرتے ہیں. کٹ موشن میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ یہ نہ کرو اس سے یہ نقصان ہو رہا ہے، اس کی جگہ یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نقصان ہو رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ان ساروں نے مل کے اس ملک کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ یا تو لوگوں کے کپڑے اتار کے بیچیں گے، لوگوں کے گھر گروی رکھیں گے، لوگوں کی زمینیں اور جائیدادیں گروی رکھیں گے، یا پھر آپ اس کے بعد یہ ہے کہ کہیں گے کہ بسم اللہ. کیونکہ ظاہر بات ہے اگلا مرحلہ یہ ہونا ہے کہ آپ دیکھیں آپ اس وقت ڈیفینس ایکسپینڈیچر جو ہے وہ لون پہ لے کے کر رہے ہیں. یعنی آپ اس وقت گولی بھی خرید خوفناک بات. خوفناک بات ہے. اس کا مطلب ہے اگر انڈیا حملہ کرتا ہے اور پوری دنیا کے بینکرز آپ کو لون لے کے بند کر دیں تو آپ تو کہیں گے نہیں. اور اوپر سے اسٹیٹ بینک آپ نے خود مختار کرا دی. وہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری تو عثمان صاحب ایسے ہے، اس لیے ہے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری جو ہے یہ ایک رزلٹ ہے. کس چیز کا رزلٹ ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں بھائی جان ہمارا پیسہ پہلے پے کرو اور پھر اللہ تللے کرو. اور اللہ تللے کیا ہے آپ کے؟ آپ کی امپورٹڈ گاڑیاں نہیں بند نہیں ہوتی. آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس سال لوگوں نے اتنی گاڑیاں خریدی، اس سال لوگوں نے اتنی چیزیں. او بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ پاکستان کے اندر بھی جو گاڑی اسمبل ہو رہی ہے اس کا ایک پرزہ پاکستان میں نہیں بنتا. وہ کہیں سے لاتے ہو نا، کسی ملک کے اندر تو وہ رزق پیدا کرتا ہے نا. صحیح بات ہے. کسی ملک کے لوگوں کو تو اور یہ طے کیا گیا تھا کہ یہ پارٹس کی فیکٹری 5 سال کے اندر، لیکن کوئی نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے آتے ہی اس نے پابندی لگائی تھی کہ آپ 5 سال کے اندر یہ کیا نام تھا ہمارا رزاق داؤد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور 3 دن کے اندر واپس لے لی تھی. کیوں واپس لی تھی؟ کیا وہ ایگریمنٹ میں شامل نہیں ہے؟ نہیں. اصل مسئلہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان کے سارے حکمران سرمایہ دار سے ڈرتے ہیں، عوام سے نہیں ڈرتے. صحیح. ٹیکسٹائل والے سے ڈرتے ہیں، ان کی بند ہو جائیں گی، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. وہ بند ہو جائیں بھائی، یہ ملک کا کسان آپ کو کھلائے گا. آپ کو پتہ ہے 3 چیزوں سے اس ملک میں زر مبادلہ آتا ہے. نمبر 1 آپ کی کاٹن، نمبر 2 آپ کا چاول، نمبر 3 میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا باپ جو مزدوری کرنے گیا ہوا ہے وہ پیسے بھیجتا ہے. یہ سارے غریبوں سے آتے ہیں. آپ ان کے کپڑے اتار کے لوگوں کو، امیروں کو دیتے چلے جاتے ہو. یعنی آپ غریبوں سے چھینتے ہو اور امیروں کو دیتے چلے جاتے ہو. اب بھی جو ٹیکس چلو لگایا ہے آپ نے، چلو 1-2 کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کو مجبوراً کرنی پڑتی تھی. لیکن یہ آپ کو پتہ ہے، آپ شاید جس دن عثمان خان صاحب آئے تھے آپ اس وقت کمپیئر میرے ساتھ نہیں کرتے تھے، میں نے وہاں پر کہا تھا یہ شیری مزاری اور اسد عمر کے درمیان ایک کہکے والی گفتگو ہوئی تھی. اب میں نے کہا تھا یہ عمران خان صاحب کو یہ کہکے کی گفتگو پے کرنی پڑے گی. اچھا. اسد عمر نے کہا تھا ہم پابندی لگا رہے تھے کاسمیٹکس پر، ہم پابندی لگا رہے تھے پرفیومز پر، ہم پابندی لگا رہے تھے بڑے بڑے سوٹوں پر جو باہر سے آتے ہیں، باہر سے آتے ہیں. لیکن شیری مزاری نے کہا نہیں یہ مت کرو، یہ لوگوں کو آپ پابندی مت لگاؤ، آپ ان سے پیسے زیادہ لے لو. میں نے کہا یہ آج پے کر رہی ہے 3 سال بعد. اسد عمر کا اور شیری مزاری کا کہکا نہیں تھا، وہ اس قوم کے ساتھ مذاق تھا. کہ کیونکہ ایک عورت نے صبح جا کے میک اپ کرنا ہوتا ہے اور اس نے جا کے اس کے اندر سامنے لوگوں کے سامنے تماشا بننا ہوتا ہے، اس کے لیے آپ میک اپ منگاتے ہیں. ایک آدمی نے شاندار قسم کا سوٹ پہننا ہوتا ہے، اس نے بتانا ہوتا ہے او یہ تو فلاں کا ہے، یہ برانڈ کا ہے. آپ یہ احم عالم میں گزرے. آپ کسی کو مت بتائیں کہ آپ کس شہر کی تصویر کھینچ رہے ہیں. آپ کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستان کی تصویر ہے؟ کون سی برانڈ؟ پاکستان کے اردو نام کا بورڈ نہیں ملے گا آپ کو اس پورے اس کے اندر. یہ فلاں یہ فلاں یہ فلاں یہ ونچی شونچی چنچو فلاں فلاں فلاں، یہ کہاں کی کیوں؟ یہ کبھی پاکستان میں تھا پہلے؟ ہم نے خود اس ملک میں آج دیکھیں ریسٹورینٹس کتنے میں، یہ سارے یہ نیشن کہاں سے پیدا ہو گئی؟ یہ وہ آرٹیفیشل پیسہ ہے جو ہم نے قرضہ سے لیا اور ایک پوری قوم بنائی. کنفیشنز آف اکنامک ہٹمین ون لکھتا ہے، کہتا ہے میری پوسٹنگ ہوگی نائجیریا میں. اچھا. اور نائجیریا میں میری پوسٹنگ ہوگی. میں نے کہا یہ ڈاؤن ٹراڈن ملک اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ اتنے سارے کے بھوک ان کو ہے، افلاس آ گئی ہوئی ہے. اور جو ایک شہر جو ہے اس کا جو اس کا کیپٹل ہے، اس کیپٹل میں لوگ ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے ہیں. یہ میکڈونلڈ کھل رہا ہے، یہ پیزا ہٹ کھل رہا ہے، یہ KFC کھل رہا ہے، یہ فلاں کھل. یہ کلاس کہاں سے؟ کہتا ہے وہ کلاس کریٹ کی گئی، کنسلٹنٹس کی کلاس.
फलाने की क्लास, वो चंद एक चीज़ें बस भेजने की क्लास, हैंडी क्राफ्ट एक्सप्लोटिव्स की क्लास। ये वो लोग हैं कि जिनको कभी 5 रुपये कमाते थे, उनको 500 रुपया मिलना शुरू हो गया। आप सोच सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान का अक्सर ब्यूरोक्रेट की बीवियां और बेटियां जो हैं, उन्होंने एनजीओज बनाई और कंसल्टेंट फर्में बनाई हुई हैं, और इन कंसल्टेंट फर्मों के साथ बैठ के आप कर, ये वो क्लास है जो क्लास सिविल सोसाइटी बन जाती है और कहती है कि हो मर गए, हो तबाह हो। भाई इस मुल्क में गरीब आदमी मौजूद है जो मान साहब, कभी आप उस पानी में खड़े हो जाएं, आप भी गांव के आदमी हैं, कि जिसमें वो चावल की पनीरी लगाते हैं गर्म पानी में, जून जुलाई में टहकता हुआ पानी होता है, जिसमें वो किसान जो है वो यूं करके साउथ अफ्रीका के उसकी नज़म है बहुत मशहूर, उसने, आप देखिए कितनी सीधी लगती है, उसने कहा मुझे ये पनीरी लगाते हुए लोग दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट लगते हैं, कोई इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाता है, और आपको पता है पीछे मुड़ के होकर उस आग के अंदर, तपती हुई आग के अंदर वो लगाते हैं, और आप वो चावल बोरियों में बंद करके बाहर भेजते हैं। और करते क्या है, आप लैंड क्रूजर मंगाते हैं, बजारों मंगाते हैं, पोर्शे मंगाते हैं, किसी एक बड़ी कार के यहाँ शोरूम होता था आज से पहले, और क्या जरूरत है आपको। आप सोचे इंडिया के अंदर इतने अरसे तक, मैं 2007 में गया था, एक मारुति कार होती थी अपनी उनकी, लेकिन अब तो वहां पे भी वही हाल है सर, उनको तो तबाह कर दिया ना। अब तो हशर देखेंगे वो, लेकिन जब तक उन्होंने डेवलपमेंट अपनी की, जो उनको स्ट्रेंथ किया उसने इकोनॉमी का, फेडरल सेक्रेटरी वजीर आज़म पाकिस्तान में जुनेजो ने सुजुकी बिठाई थी, मैं एसी गोटा होता था, मेरे पास सेक्रेटरी साहब मिलने आ गए, उन्होंने साइड वाली वो अगली सीट निकाल दी हुई थी और टांगे लंबी करके पीछे बैठ के ड्राइवर के साथ सीट पे बैठना उनको बुरा लगता है, बदबू आती है इन लोगों को। मैंने कॉलम लिखा था कि पिछली सीट के शदाई। बुनियादी तौर पर ये वो लोग हैं कि जिनके लिए जब को दरवाजा कोई ना खोले, जब तक उनको खास तौर पे उनके जूते को नीचे से पहनाने वाला कोई शख्स मौजूद हो, आगे नहीं बढ़ सकते। जर्नैलों को उसने, आप देखें जर्नैलों ने अजीब व गरीब काम किया, जर्नैलों ने फील्ड व्हीकल खरीदनी शुरू कर दी, वो बड़ी बड़ी आपको याद है लैंड क्रूजर और एसी और सारा कुछ, और वो कारें चूंकि स्टाफ कार, जैसे जो गया उसके बाद ये वापस उसी जगह पे आ गए। आज आप देख लें पाकिस्तान के अंदर, आप सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, आप किसी भी और जगह पे चले जाएं, आपको ऐसी ऐसी लंबी लंबी गाड़ियां मिलेंगी जो कभी आपने ख्वाब में नहीं देखी। ये कहाँ से आती है, कौन पे करता है? ये वो कपास की औरत पे करती है कि जो ऐसे पीछे जिसने रखा होता है और एक एक फूल चुनती है, ये वो मजदूर पे करता है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मुकद्दर यही रह गया कि उन्होंने चुनते रहना है और इन्होंने खाते रहना है। साहब 6-8 लोग एक एक कमरे में बैठ के मजदूरी करते हैं और इस मुल्क को भेजते हैं। मैंने देखा है, सांस नहीं लिया जा सकता उसके अंदर, और ये तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने असेंबली का। नहीं, वो तमाशा तो बनाया हुआ है, लेकिन मसला ये है कि भाई इनको ठीक किसने करना सर, यही बैठ के करें, ये बैठ के करें। इमरान खान साहब से हम तीसरा दिन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अल्लाह का नाम है, तुम्हारी ईगो वीगो खत्म हो जाएगी, बैठ जाए, बैठ जाओ, बैठाएं और मिसाक के मैशियत कर लें, कोई ना कोई मुल्क को आगे ले जाने के लिए बैठ के मैशियत को सुधार लें, ताकि आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सके। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।